हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम को लेकर आप लोग डेडिकेटेड होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज का जो श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसको हम लोग आज चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीएल के एग्ज़ाम में फोरमैन के लिए आया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डेली करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रेलवे साइंस, स्पेशल एनालिसिस क्वेश्चन ऑफ एनटीपीसी के क्लासेस चल रहे हैं दोस्तों। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग उस क्लासेस को ज़रूर देख के जाइएगा, स्पेशल फॉर एनटीपीसी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको डेली न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। साथियों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप वाले अपने दोस्तों के साथ। साथियों, हम लोग आज देखते हैं कोट ऑफ द डे। आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है। आज का थॉट है, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। साथियों, अब सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, हमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें रात दिन मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, हमें नींद चैन को त्यागो तुम जब तक सफलता को ना पाओ, जो कहा गया है वो बात एकदम सही है दोस्तों। तो अपने सपनों को सफल बनाने के लिए हमें दिन रात एक कर देनी है दोस्तों। और जब हम दिन रात एक करके अच्छे से कॉन्संट्रेट होकर अपनी स्टडी करेंगे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी साथियों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप अपने लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर लागू करेंगे। इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन है, फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी स्तर निम्नलिखित में से किसके समीप होता है। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर है बैलेंस बैंड के शीर्ष पे, यानी द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड। जो बैलेंस बैंड होता है उसके शीर्ष पे होता है। तो दोस्तों, इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। फिगर में कैसे बताया जाता है। फिगर में साथियों इसको समझते हैं, पी टाइप को। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एक दो बैंड होते हैं, एक बैलेंसिंग बैंड और एक कंडक्शन बैंड। ठीक है दोस्तों। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें जो हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो हमारा बैंड बैलेंस बैंड के ऊपर होता है, शीर्ष पे। ये लिखा ये है, ये जो डॉट 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 से है ये है बैलेंसिंग बैंड और ये कंडक्शन बैंड। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, यानी जस्ट नीचे, ये जो बनाया गया है डॉटेड लाइन से। दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो फर्मी लेवल बैलेंसिंग बैंड के ऊपर है, ये है ये। और जो एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या है? डोनर एनर्जी लेवल। और इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो एक्सेप्टर लेवल दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इस फिगर को आप बना लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और हमने इसको फिगर से दिखाने की पूरा कोशिश किया है ताकि आप अच्छे समझ में आए। स्टार लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ पे होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखिए, पी टाइप में नीचे होता है बैलेंसिंग बैंड के ऊपर, और एन टाइप में कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। ठीक है साथियों, अच्छा समझते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ फुल वेव वोल्टेज डबल सर्किट। बोल रहा है, पूर्ण तरंग वोल्टेज डबल सर्किट के घटक में कौन से हैं। तो जो हमारा होता है फुल वेव जो वोल्टेज
होता है उसमें दोस्तों 2 कैपेसिटर और 2 डायोड होते हैं। क्या होते हैं? 2 कैपेसिटर और 2 डायोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पूर्ण तरंग वोल्टेज द्वि सर्किट के घटक में 2 डायोड और 2 कैपेसिटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम हॉल इफेक्ट। सेमीकंडक्टर में निम्नलिखित गुण को हॉल इफेक्ट से निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों हॉल इफेक्ट क्या है पहले इसको समझ लेते हैं साथियों। हॉल इफेक्ट क्या है पहले इसको समझते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पहले आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, अचालक की परमाणु सांद्रता जो होती है वो हॉल इफेक्ट को नहीं दिखाती है। ठीक है साथियों, और हॉल इफेक्ट क्या होता है इसको एक बार हम लोग समझते हैं। दोस्तों हॉल इफेक्ट में वेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैरियर चार्ज कैरियर इन सेमी कंडक्टर मटेरियल, द चार्ज कैरियर एक्सपीरियंस फोर्स ट्रांसवर्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड and carrier flow. This effect is known as Hall effect. ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया इसमें क्या कह रहा है? जो हॉल इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो उसके परपेंडिकुलर में चार्ज अप्लाई किया जाता है जिससे सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, उससे कैरियर सिग्नल भी फ्लो होते हैं, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हॉल इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पुश करके हॉल इफेक्ट कैसे होता है इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हम प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं इसलिए हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाए इसलिए हम इसको आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप समय देंगे ज़रूर देंगे दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी कहलाती है। द मेमोरी दैट कम्युनिकेट डायरेक्ट विद सीपीयू इज कॉल्ड। दोस्तों इसका आंसर है मेन मेमोरी। क्या है इसका आंसर? मेन मेमोरी। सीपीयू जो होता है उससे डायरेक्ट जो कनेक्ट होता है वो होता है मेन मेमोरी। ये किससे कनेक्ट होता है? सबसे पहले मेन मेमोरी से कनेक्ट होता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा? मेन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों। क्वेश्चन है द रेशियो एरर इन द करंट ट्रांसफर इज एट्रीब्यूटेड। विद्युत धारा ट्रांसफार्मर में अनुपात त्रुटि के लिए क्या जिम्मेदार होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तेजित धारा यानी एक्साइटिंग करंट। क्या होगा इसका आंसर? एक्साइटिंग करंट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कहेंगे कि ये विद्युत धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है और यह अनुपातिक एरर कैसे उत्पन्न होते हैं, तो दोस्तों हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है उस रेशियो की वैल्यू जो टर्न्स होते हैं उसके रेशियो के बराबर नहीं होते, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। इसी को ट्रांसफार्मर एरर बोलते हैं, मतलब रेशियो एरर बोलते हैं दोस्तों। और दूसरा एक और एरर होता है जिसमें करंट में जो करंट होता है प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में उनके में फेज डिफरेंस 180 का जनरेट नहीं होता है, जबकि फेज डिफरेंस 180 का जनरेट होना चाहिए। तो 2 टाइप के एरर होते हैं दोस्तों, और इसमें जो रेशियो एरर होता है उसको दूर करने के लिए हम ट्रांसफर रेशियो और टर्न रेशियो को बराबर करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको हम लोग थ्योरी की क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हम ध्यान रखेंगे, जो एक्साइटिंग करंट होती है उसकी वजह से हमारे विद्युत धारा ट्रांसफार्मर में रेशियो एरर जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन द फेस करेक्टिंग सर्किट इज, कह रहा है जो फेस करेक्टिंग सर्किट होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों जो फेस करेक्टिंग सर्किट होता है वो ऑल पास फिल्टर होता है। ऑल पास फिल्टर क्या होता है दोस्तों? ऑल पास फिल्टर जो होता है वो सभी प्रकार के सिग्नल को पास कर देता है।
तो फेज करेक्टिंग सर्किट क्या होता है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। दोस्तों फेज करेक्टिंग सर्किट जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग मॉड्यूलेटिंग में किया जाता है। मॉड्यूलेटिंग में दोस्तों जब हम लोग जब हम फेज करेक्टिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम जो फेज होते हैं सिग्नल के, उनके हम फेज को वेरी करते हैं। फेज का जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग वेरिएशन करते हैं, तो उसे हम लोग फेज करेक्टिंग सर्किट का इस्तेमाल करके किया जाता है। अब फेज करेक्टिंग सर्किट जो होता है वो ऑल पास सर्किट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जब हम लोग मॉड्यूलेटिंग अभी ये क्लास चल रही है, उस क्लास में जब ये टॉपिक आएगा तो उसे हम फेज करेक्टिंग सर्किट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे साथियों। तो फेज करेक्टिंग सर्किट का जो इस्तेमाल जिस रूप में किया जाता है वो याद रखना है कि फेज करेक्टिंग सर्किट का जो है वो एक ऑल पास फिल्टर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ASCII कोड इज यूज्ड। दोस्तों जो ASCII कोड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है, वेटेड कोड है, साइक्लिक कोड है या अल्फाबेटिक कोड है। दोस्तों जो ASCII जो कोड है ये कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड है। क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ठीक है साथियों, मैं ए से क्या होता है? ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है फुल फॉर्म। इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछता है दोस्तों, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, इसको याद होगा आपको। दोस्तों ये जो कोड है, जो ASCII कोड है वो 7 बिट का कोड है। कितने बिट का कोड है दोस्तों? 7 बिट का कोड है। तो और दोस्तों ये 128 कैरेक्टर शो करता है। कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है? 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिले। पहला ये कि ये जो कोड है अल्फा न्यूमेरिक कोड है। दूसरा क्या है? दूसरा ये 7 बिट कोड है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये 128 कैरेक्टर को शो करता है। और चौथा क्या मिला? इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अपने कॉपी और पेन पे इसको नोट कर लिया होगा और इसको याद कर लिया होगा दोस्तों। तो इससे आपको 4 टाइप के क्वेश्चन याद हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहे थे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, PLA CPLD एंड FPGA आर ऑल विच टाइप ऑफ डिवाइस। दोस्तों ये पूछ रहा है PLA CPLD एंड AFG सभी किस प्रकार के उपकरण हैं। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर बी PLD, ये PLD टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। PLD प्रोग्रामेबल या लॉजिक डिजिटल सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, तो जो PLA होता है PLA उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं PLA क्या होता है। PLA जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हैज प्रोग्राम एंड गेट एरे। किस टाइप का गेट है? एंड गेट एरे टाइप का ये प्रोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, विच लिंक प्रोग्रामेबल और गेट एरे, जो और गेट एरे को भी लिंक करता है, जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और ये PLA जो होता है जो डिकोडिंग वेरिएबल डज नॉट द मीन टर्म ऑफ एज रोम। तो दोस्तों इसमें बस इतना आपको समझना है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो PLA होता है वो क्या है?
पीएलए एक प्रकार का प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है जो एंड गेट एरे और गेट एरे को लिंक करता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या टॉपिक था? नेक्स्ट टॉपिक है इस पे, नेक्स्ट है CPLD। क्या है? CPLD। CPLD कैन रिप्लेस 1000 और इवन 100,000 लॉजिक गेट। दोस्तों CPLD एक ऐसा टेक्निक है जो 1000 या 100,000 लॉजिक गेटों को रिप्लेस कर देता है। इसका इस्तेमाल सम CPLD आर प्रोग्राम्ड यूजिंग PLA प्रोग्रामर। PLA प्रोग्रामर को जो होता है PAL प्रोग्राम को इस्तेमाल करके CPLD बनाया जाता है दोस्तों। तो CPLD contains a circuit that decode the data stream, configures the CPLD to perform the specific logic function। दोस्तों इस तरह के जो ये जो CPLD हैं, PLA हैं, PLD है, FPGA है, ये सभी एक प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट के एरे होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझें कि ये प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन में एक और टर्म था FPG। दोस्तों इसके फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो FPG का फुल फॉर्म है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, दिस टाइप डिवाइस इज बेस्ड गेट एरे। ये गेट एरे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं और इसको कहा जाता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। तो FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ठीक है साथियों, इसका और भी देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि FPGA आर ग्रिड ऑफ लॉजिक गेट, वंस स्टोर डाटा डज नॉट चेंज सिमिलर टू दैट ऑर्डिनरी गेट एरे। दोस्तों ये जो होता है एक ग्रिड लॉजिक गेट है FPGA, इसका फुल फॉर्म है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। दोस्तों आपने PLA को देखा, CPLG को देखा, FPGA को देखा, तो ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के गेट एरे हैं जो प्रोग्रामेबल लॉजिक गेट एरे आते हैं। फिर उन्हें हम जरूर इन सभी का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप इन सभी का फुल फॉर्म वगैरह नोट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे नोट कर लीजिए। इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका जो उत्तर है, आंसर है PLD, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजिटल सर्किट। इससे संबंधित ये उपकरण है PLA, CPLD और FPGA, और इन तीनों टर्म का फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है ए ओपन कॉइल है, एक खुली कुंडली में होता है। क्या होता है? एक खुली कुंडली में इनफाइनाइट प्रतिरोध होता है और जीरो इंडक्टेंस होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट प्रतिरोध और जीरो इंडक्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर जो C है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस होता है। दोस्तों जो एक प्रकार की खुली कुंडली होती है दोस्तों, समझ लीजिए कि ये एक तरह की कुंडली है, तो इसमें कितने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं? कितने रेजिस्टेंस होते हैं? इनमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जीरो कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों और पूछे गए हैं NCL में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन ए सेल इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज। दोस्तों इलेक्ट्रोड के बीच में निर्मित कुल विभवांतर अंतर का मान जब सेल के बाहरी सर्किट से नहीं जुड़ा होता है। दोस्तों जब सेल बाहरी सर्किट से नहीं जुड़ा होता है तब उस इलेक्ट्रोड में जो विभव होता है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों वो जो विभव होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों अगर ये दो इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास और इनसे कोई सर्किट बाहरी जुड़ा नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये ओपन है, तो इनमें जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, यानी विद्युत प्रवाहन बल। दोस्तों ऑप्शन नंबर A जो इसका है वो राइट आंसर होगा साथियों। तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर A को टिक लगाते हैं। ऑप्शन नंबर A इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन ये रहा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज रेजोनेंट, कह रहा है सीरीज रेजोनेंस का जो इम्पोर्टेंस सर्किट होता है मिनिमम एट रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस की कंडीशन पर इम्पीडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है। और दूसरा आप क्या कह रहा है, क्या रीजन है, द रेजोनेंस कंडीशन इम्प्लाई यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन। दोस्तों कह रहा है अनुनाद की स्थिति का अर्थ है यूनिटी पावर फैक्टर। तो दोस्तों हम लोग इसको अच्छे तरीके से डीपली समझते हैं। इसका पहले राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों हम लोग चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एट रेजोनेंस द इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वैल्यू इज जेड इक्वल टू आर। एट लो फ्रिक्वेंसी द सीरीज सर्किट कैपेसिटी एक्स सी, यानी एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, दिस गिव्स सर्किट लीडिंग पावर फैक्टर बिकॉज द इम्पिडेंस इज मिनिमम, करंट इज मैक्सिमम, सीरीज रेजोनेंट सर्किट आर आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। दोस्तों इसमें ये लिखा है कि जब रेजोनेंस कंडीशन होता है तो इम्पिडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है, और इसे एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको और भी फिगर से समझते हैं। फिगर में क्या कह रहा है, देखिए फिगर है कैपेसिटी और इंडक्टिव पार्ट में दिया हुआ है, ये इम्पिडेंस है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों देखिए जब इम्पिडेंस जेड इक्वल टू आर के बराबर है तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की कंडीशन में सीरीज रेजोनेंस जो होता है वहाँ पे जो इम्पिडेंस है वो आर के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इसका इम्पिडेंस है वो कैसा है, कैसा इम्पिडेंस है दोस्तों, इसका इम्पिडेंस जो होता है वो आर के इक्वल है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1/में √LC है। अब फेज क्या है, फेज डिफरेंस है 0 और एक्स इक्वल टू XL और जेड इक्वल टू आर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कि जब यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन आता है तो रेजोनेंस के कंडीशन पे जो वैल्यू होती है इम्पिडेंस की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है, यानी जेड इक्वल टू आर, और जेड क्या है पावर फैक्टर, तो जो पावर फैक्टर है वो आर के बराबर होता है, यानी तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर जो होता है वो पावर फैक्टर का फार्मूला जेड नहीं है, पावर फैक्टर का फार्मूला होता है कास फाई की वैल्यू जो होती है वो जेड/में आर, और जेड की वैल्यू क्या है आर, तो आर/में आर, यानी कॉस फाई जो होता है, जो कॉस फाई होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है दोस्तों, जो कॉस फाई होता है उसकी वैल्यू यूनिटी होती है, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, यूनिटी होती है। तो दोस्तों इसमें याद करने वाली चीज़ें ये है कि साथियों अगर हमारा सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन आता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा पावर फैक्टर वैल्यू होती है वो 1 होती है, और रेजोनेंस इम्पिडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हमने काफ़ी अच्छे से बहुत कोशिश किया है आपको फिगर द्वारा और सही कंटेंट को सामने लाकर अच्छे से एक्सप्लेन करने का। और ये जो क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, इन्हें नोट करिएगा कि किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन UPPCL, JEE इलेक्ट्रॉनिक्स या DRDO, LMRC, NCL, इन सभी में आए हुए क्वेश्चनों का एक समूह है जो आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी और आप अपना डेली प्रैक्टिस हम चैनल पे आके कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास की आसानी से मिलती रहे। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सभी की क्लासेस चलती है, सभी एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है साथियों। NTPC की एनालिसिस के क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं साथियों। तो दोस्तों पेपर देने से पहले आप जाएं, वीडियो को देख के ज़रूर जाएं साथियों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।